अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम मजीद योर फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करना है जो आपके पास है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, पहले तो हम टर्म्स को डिस्क्राइब करेंगे कि वर्क, एनर्जी और पावर, इनके बारे में बेसिक आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, आज फिर हम इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। और जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, जो आज हमने डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए वर्क डन क्या है। जब भी हम वर्क की टर्म यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में आता है या तो कोई फिजिकल एफर्ट होगी या कोई मेंटली एफर्ट होगी, या तो आप कोई जैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं या कोई स्टडी कर रहे हैं, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, मेंटली एफर्ट है। ठीक है, और अगर आपको फिजिकली किसी चीज़ को उठा के आप किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को उठा के खड़े हैं आप किसी वेट को, तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। लेकिन हम फिजिक्स में देखेंगे कि वर्क कब डन होगा। ठीक है, फिजिक्स की सेंस में वर्क क्या है, तो वर्क कब डन होता है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसको डिस्प्लेस करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, वर्क कब डन होगा कि अगर आप फोर्स अप्लाई करें किसी ऑब्जेक्ट पे और वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे, तो हम कहेंगे वर्क डन होगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सबसे पहले मैंने वर्क को डिफाइन किया, तो आप इसे क्या कहेंगे, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड डिस्प्लेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स की डायरेक्शन में ही ये मूव करता है, तो इस केस में क्या होगा, वर्क डन होगा। अगर आप कुछ एक एग्जांपल ले लें, जैसे आप एक कोई हैवी वेट है उसको उठा के आप खड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि इस केस में वर्क डन होगा, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में या आप इन टर्म ऑफ फिजिक्स आप ये कहेंगे कि यहाँ पे वर्क डन क्या है, जीरो है। ओके, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है। आया कि आपकी मस्कुलर एनर्जी यूज हो रही है, यहाँ पे आप जो है ना उस वेट को हैंग करके खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे वर्क डन आपके पास क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे वर्क डन कब होगा, जब आप फोर्स अप्लाई करें और फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, तो हम कहेंगे वर्क डन होगा। ओके, और जैसे आप एक एग्जाम्पल ले लें, सपोज करें कि आप एक स्कूल बैग को या एक आप ऑफिस बैग को यूं हैंग करके खड़े हैं, ठीक है, और इस तरह से आप मूव भी कर रहे हैं, तो हम इस केस में देखेंगे कि वर्क डन होगा कि नहीं होगा। या अगर आप खड़े हैं तो इस केस में वर्क डन होगा कि नहीं होगा। तो मतलब फोर्स हो और साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फिर वर्क डन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया। उसके बाद ये बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, डॉट प्रोडक्ट भी है। और इसकी जो डॉट प्रोडक्ट जब आप ओपन करेंगे तो इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो यूँ भी आप इसको लिख सकते हैं, जो कि आगे हम इसके जो है ना वो डिस्क्राइब करेंगे चीज़ें। उसके बाद इसके यूनिट का आपको पता होना चाहिए। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट आपके पास जूल है, और आप इसके फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। एमसीक्यू उसके लिए भी आपने तैयार करना है। ओके, अब स्टूडेंट हम जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है कांस्टेंट फोर्स के थ्रू वर्क कैसे डन होता है। अब कांस्टेंट फोर्स का पता होना चाहिए आपको कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट को सपोज करें, ये पोजीशन है, इस पोजीशन से आपने मूव करके इस पोजीशन पे लेके आए, और इस सारे केस में आपके पास क्या हो कि फोर्स कांस्टेंट रहे। फोर्स कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि फोर्स आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर कांस्टेंट रहेगा तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अगर किसी आपके पास आप कह सकते हैं इफ़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिमेन द सेम, अगर मैग्नीट्यूड भी और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या रहे, सेम रहे, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड कांस्टेंट फोर्स। तो इस सेंस में आप ये कहेंगे ये फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट फोर्स कहलाएगी। अब हम देखेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है तो वो उसको डिस्प्लेस करेगी, तो इस केस में हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी। तो सपोज करें यहाँ पे दो केस होंगे। एक केस क्या है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या हो, पैरेलल हो दोनों। जब पैरेलल हो तो स्टूडेंट आप ये कह सकते हैं कि एंगल आपके पास कितना होगा, 0 डिग्री। जब ये पैरेलल होंगे तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो अभी हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म बनाई थी एफ डी कॉस थीटा। तो स्टूडेंट कॉस 0 कितना होता है आपके पास, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें तो आप यूँ भी कह सकते हैं ना, एफ डी कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1। तो मैक्सिमम वर्क आपके पास होगा W इज इक्वल टू एफ डी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि W इज इक्वल टू क्या होगा, एफ डी। ये किस केस में होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के पैरेलल हो। जब पैरेलल होंगे तो एंगल उनके बिटवीन कितना आ जाता है, 0 डिग्री।
तो इस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है आपके पास, और आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपके पास वर्क डन F इंटू डी के इक्वल होगा, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की क्या होगी, मैग्नीट्यूड होगी। ओके, तो ये पॉइंट आपने देखना। अब दूसरा केस देखें कि ये वही ब्लॉक है जो आपके पास था, पहले आपने फोर्स जो है ना वो यूं अप्लाई की थी। आप देखिए फोर्स हम यूं एक स्ट्रिंग बांध लिए इससे, और स्ट्रिंग की मदद से इसको हम जो है ना वो पुल कर रहे हैं, कैसे हैं, तो इसके लिए आपने फोर्स यूं अप्लाई किया, सपोज करें, और डिस्प्लेसमेंट ये इधर ही मूव करेगा ना, जैसे ये एक बॉक्स है, यहाँ पे आप हुक लगा के एक स्ट्रिंग की मदद से इसको यूं खींचना शुरू कर दें तो करेगा तो फ्लोर के ऊपर ही ये मूव, लेकिन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो तो यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, वो तो कोई एंगल बना रही है थीटा विद डिस्प्लेसमेंट। तो सेकंड केस क्या होगा, व्हेन फोर्स मेक्स एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट डी, तो इसका मतलब ये हमारे पास सेकंड केस है। इसमें देखिए अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा तो हम ये डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है, तो हमने तो देखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स देखेंगे कि फोर्स कौन सी है जो इस डायरेक्शन में लग रही है। तो जब आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट चैप्टर 2 में हमने डील किया था फोर्स के फोर्स को हम फिर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया सेपरेट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वो फोर्स है जो कि एंगल थीटा बना रही है विद डिस्प्लेसमेंट। तो इस फोर्स के जो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एफ साइन थीटा, और जो एक्स एक्सिस पे होगा वो क्या होता है आपके पास, एफ कॉस थीटा, ये फोर्स के कंपोनेंट। अब स्टूडेंट आपने मुझे बताना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है तो फोर्स के किस कंपोनेंट की डायरेक्शन इसके साथ पैरेलल है, तो आप कहेंगे एफ कॉस थीटा, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पे एफ कॉस थीटा और डी आप कंसीडर करेंगे, फोर्स का वाई साइन थीटा वाला कंपोनेंट आप इग्नोर करेंगे। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स की जगह पे आप क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा आ जाएगा, और इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह डी। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था ये बेसिकली यूं आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स का हमने कॉस कंपोनेंट क्यों लिखा, क्योंकि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो आपके पास कंपोनेंट है वो यही है, और यही वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, क्योंकि हमने डिस्क्राइब किया है कि ऑब्जेक्ट ने मूव करना है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन सा कंपोनेंट हुआ आपके पास, एफ कॉस थीटा, तो हमने इसलिए इसको कॉस थीटा पुट किया। अब स्टूडेंट इसके लिए आप यूं भी तो इसको लिख सकते हैं, जैसे फोर्स की मैग्नीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है, और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो जैसे आपने डिस्क्राइब किया था कि ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, अगर आप दो वेक्टर के बिटवीन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपने कहा था ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अगर यूं लिखा हो तो इसको हम यूं भी तो लिख सकते हैं, इसका मतलब इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, एफ इंटू डी डॉट, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, जो कि हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्म यूज की हुई है। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ से हमें इसकी डिपेंडेंस भी लिख सकते हैं। तो आप मैथमेटिकल फॉर्म में देखें तीन चीजें, एक फोर्स, एक ये एंगल, और एक इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इन सब की मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कि फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी है वो इफेक्ट करेगी वर्क डन में, और अगर आपके पास जो एंगल है उसके ऊपर इसकी डिपेंडेंस होगी, कैसे डिपेंडेंस होगी वो हम नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद देखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं दो चीज़ें, तो यहाँ पे आपके पास इन तीन चीज़ों के ऊपर इसकी डिपेंडेंस है, ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है। ओके, अब स्टूडेंट आपको पता है कि अगर आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं इनके बिटवीन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन। ओके, तो यही जो ऑब्जेक्ट आपके पास दो केसेस है हमारे पास, एक जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है, और ये फर्स्ट केस के लिए ग्राफ है, और ये आपके पास सेकंड के लिए। इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। इसमें क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे आप कहेंगे कोई एंगल होगा उसके बिटवीन, मेकिंग एन एंगल थीटा विद डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इसमें देखिए इस ग्राफ में सपोज करें कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसने जो है ना डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास है 2 मीटर, 4 मीटर, 6 है, 8 है, 10 मीटर है, और इसके ऊपर फोर्स जो है ना वो कितनी एक्ट कर रही है जी, 10 न्यूटन। सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है यूँ इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर जो फोर्स है वो 10 न्यूटन ही है, और इसको हमने डिस्प्लेस करवा दिया 0 से 2 मीटर, 4, 6, 8, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके इस पॉइंट तक आ गया। लेकिन इस केस में भी देखिए फोर्स कितनी है, अगर आप देखिए इस केस में जब उसने 2 मीटर ट्रैवल किया तो आप कहेंगे फोर्स 10 न्यूटन ही अभी भी, जब 4 मीटर ट्रैवल किया तो फिर भी उसके आपके पास जो फोर्स है वो 10 न्यूटन ही है। तो मतलब यार क्या होगा यहाँ पे कि हर यहाँ पे जो है आपके पास डिस्टेंस में क्या हुआ है कि फोर्स कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो हम कांस्टेंट फोर्स को डील करेंगे बेसिकली। तो इस सारे केस में जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे तो आपके पास एफ और डी के बिटवीन ग्राफ बनेंगे। अगर फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन दैम, तो उस केस में आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो एफ कॉस थीटा और डी के बिटवीन बनेगा। ओके और ये बेसिकली आपके पास कौन सी शेप बन रही है, रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। तो आपको ये भी पता है कि जो एरिया अंडर ग्राफ होता है, एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है, ये आपको क्या देगा, क्योंकि ये एफ कॉस थीटा इनटू डी है तो ये भी किसके इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी, तो ये वही चीज़ नहीं बन गई आपके पास। ओके और दूसरी बात, इस केस में भी जो आपके पास लेंथ इंटू विड्थ है, तो आप ये कह सकते हैं वर्क डन आपके पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये दोनों केस के लिए हमने ग्राफ की मदद से भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें डिपेंड करेगा कि अगर दोनों पैरेलल होंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन ग्राफ होगा। अगर दोनों एक दूसरे के साथ कोई एंगल थीटा बना रहे होंगे तो इस केस में एफ कॉस थीटा और डी के बिटवीन ग्राफ होगा। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि एफ कॉस थीटा और डी के बिटवीन ग्राफ आपके पास होगा जब आपके पास क्या होंगे, आप कहेंगे ये दोनों एक ही एंगल थीटा बना रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखना आपने कुछ पॉइंट्स एंड डेफिनेशन से हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि वर्क आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, इट इज़ अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर। तो हमने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड आती है सिर्फ स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है, रिजल्ट आपके पास क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है। तो इसलिए वर्क एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी, एमसीक्यूज है। अब स्टूडेंट अगर आपके पास एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 हो, थीटा क्या है आपके पास 0, सबसे पहला केस आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जो अभी तक हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो इस केस में आपके पास मैक्सिमम वर्क डन था, क्या था, मैक्सिमम वर्क होगा इस केस में। ओके और ये क्यों होगा इसको हम साथ साथ डिस्क्राइब भी कर लेते हैं। आपको पता है कि ये एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट और साथ में क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ एंगल 0। अब कॉज 0 आप पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डी, जो कि आपके पास क्या है, मैक्सिमम वर्क है। अब सेकंड केस देखिए, ये हो गया आपके पास, इस केस को आपने डिस्क्राइब कर दिया, ये भी हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, हमने क्या कहा है, अगर आपके पास क्या होगा, एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, 90 से लेस वैल्यू, आपको पता है कि कॉस की जो 90 पे वैल्यू है वो 0 है। और इस केस में आप कैलकुलेटर के ऊपर 0 और 90 के बिटवीन कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे ना तो आपके पास कॉस का आंसर प्लस में आता है। जब कॉस का आंसर प्लस में आएगा तो एफ डी का आंसर भी आपके पास क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। तो वर्क डन आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इस केस में वर्क डन का पॉजिटिव होता है जब एंगल लेस देन 90 डिग्री हो। ओके और दूसरी बात देखें, जब 90 डिग्री हो जाएगा तो इस केस में देखें क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस कितना आ जाएगा आपके पास, 90 डिग्री। तो cos 90 क्या होता है, 0। तो वर्क डन इसमें क्या आ गया, मिनिमम, नो वर्क इज डन, ठीक है। तो इस केस में जब आपके पास एंगल क्या बन रहा हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन 90 डिग्री। इसकी आप एग्जांपल यूं ले सकते हैं, जैसे एक ये आपके पास कोई एक बैग है, स्कूल बैग, ठीक है, और इसको आपने यूं इसके ऊपर फोर्स लगाई हुई है, ओके, और इसको आप यूं पकड़ के खड़े हैं इस तरह से, ठीक है, फोर्स यूं लगाई है और इस तरह से आप आगे मूव भी कर रहे हैं। तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री इनमें एंगल बन रहा है। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ओके अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, जब एंगल 90 से ग्रेटर हो, आप जो है ना यहाँ पे कैलकुलेटर पे 90 से ग्रेटर वैल्यू आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव में आंसर आएंगे कॉस के सारे। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं, जैसे आप कोस 180 भी यूज़ कर सकते हैं, कोस 180 जब एंटी पैरेलल हूँ, ये भी डायरेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो एफ डी कोस 180 माइनस 1 होता है तो ये माइनस एफ डी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वर्क डन होगा। ओके तो ये केस थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, वर्क डन कब मैक्सिमम होता है, वर्क डन कब आपके पास नेगेटिव होता है, कब 0 होता है, और वर्क एक स्केलर क्वांटिटी और उसका यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर है। स्टूडेंट होपफुली आपने वर्क और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।